हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 देख रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 1 में हमने देखा व्हाट इज़ अ सेल, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर सेल थ्योरी भी हमने डिस्कस करी। इसके अलावा सेल्स हाउ न्यूमरस, हाउ स्मॉल एंड सेल शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये इतने टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 जो था वीडियो का, उसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और उनके कॉमन नेम्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया। आज का जो ये टॉपिक है, आप ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। इसमें हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, साथ में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। The basic structure is similar in all plants and animal cells. Both contain the cell membrane, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and ribosomes. However, there are some important differences between the two. These differences are shown in figure 2.6 as well as in figure 2.9 and are also summarized in table 2.2. देखो अभी क्या होता है कि भले ही आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का वो सेम होता है। मतलब जो 3 बेसिक पार्ट है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो दोनों में ही पाया जाएगा, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो। कुछ सेल ऑर्गेनील्स हैं जो भी कॉमन होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, ये भी प्लांट सेल और एनिमल्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये जो 3 डायग्राम दिए हैं, इसमें ऊपर वाला जो डायग्राम वो एनिमल सेल का है, नीचे वाला जो डायग्राम वो प्लांट सेल का है, और आप ये वाला जो 3rd डायग्राम देख रहे हो ये आपका बैक्टीरिया सेल का है। एनिमल सेल और प्लांट सेल हैं ये यूकैरियोट्स है, और जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले आप डायग्राम को ध्यान से देख लो। जो आपका एनिमल सेल है उसमें हम देख रहे हैं एक छोटा सा वैक्यूल है, सेंट्रियोल है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डेंस पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और जो सेल है उसमें जो लिक्विड भरा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। छोटी छोटी बॉडीज़ दिख रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, और हमको इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए अटैच्ड हमको राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और हमको न्यूक्लियस के पास ही गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही हमको गोल्गी बॉडी भी दिख रही है। तो ये तो जो हमको सेल के पार्ट दिख रहे हैं एनिमल सेल्स में। ठीक उसी तरीके से आप दूसरा डायग्राम देखो, ये है आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है। इसके बीच में छोटी छोटी से ओपनिंग्स हैं जिसको हम पिट्स कहते हैं, जिससे सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर आसानी से जा सकता है। फिर हमने कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिल रहे हैं प्लांट सेल्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है जो छोटा सा है। न्यूक्लियस दिख रहा है हमको, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमको वैक्यूल बड़े बड़े से देखने को मिल रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिख रहे हैं लेकिन फ्यू नंबर्स में दिख रहे हैं, और एक स्पेशल ऑर्गेनील देखने को मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ जो आइटम्स हैं, कुछ जो इसमें ऑर्गेनील है वो तो एनिमल सेल्स जैसे ही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो ऑर्गेनील है वो फ्यू हैं, एनिमल सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन एक दो ऑर्गेनील हमको ऐसे भी दिख रहे हैं जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, है ना। या एक दो ऑर्गेनील ऐसा भी है जो एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है। तो वो ही डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, जो कि भी हम टेबल के रूप में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर सी वाला, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, और ये एक प्रोकैरियोट सेल होता है। एक्चुअली मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो
प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। आप देख रहे हैं ना, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाने वाला क्रोमोसोम है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो उसकी निशानी होती है प्रोकैरियोट्स की यही होती है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो फुली डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये प्रिमिटिव होता है इसका न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनियल्स होते हैं वो भी उनकी भी वो भी बहुत कम प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, मीसोसोम्स और कैप्सूल है। और बैक्टीरिया जिसे मूव करता है वो फ्लैजिला कहलाते हैं, राइट। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यही डिफरेंस होता है कि यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है यानी कि विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। बाकी और क्या डिफरेंस है मैं भी आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले भी हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में क्या है, प्लांट सेल्स के पास डेफिनेट सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। पूछते हैं कि सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है सेंट्रोसोम का है, प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, राइट, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। थर्ड है वैक्यूल्स। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब साफ साफ दिखते हैं, एक या एक से ज़्यादा होते हैं, और वैक्यूल्स का फंक्शन होता है या तो कोई चीज़ एक्सक्रीट करना या सीक्रीट करना। एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, और स्पेशली वो फूड स्टोरेज वगैरह का काम करते हैं। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लास्टिड्स में 3 प्रकार के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्लांट सेल्स में अधिकतर प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में तो फोटोसिंथेसिस होते ही नहीं है, तो प्लास्टिड्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो जो प्लांट सेल्स होते हैं वो यूजुअली लार्ज होते हैं और इनकी आउटलाइन एकदम डिस्टिंक्ट होती है, आपको एकदम वेल डिफाइंड आउटलाइन दिखती है प्लांट सेल्स की। एनिमल सेल्स अधिकतर स्मॉल होते हैं और इनकी बाउंड्रीज उतनी डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल्स के केस में ज़्यादा डेंस नहीं होता है, वाटरी होता है, जबकि एनिमल सेल्स के केस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है और ग्रेनुलर यानी कि दानेदार होता है। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो प्लांट सेल्स है उसकी सिर्फ बाउंड्री में, मतलब पेरिफेरी में आपको, जैसे ये आपका प्लांट सेल है इस तरीके से, तो आपको किनारे किनारे आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, बाकी बीच की जगह तो आपको वैक्यूल ले लेता है, न्यूक्लियस ले लेता है। जबकि एनिमल सेल के केस में क्या होता है कि पूरा एनिमल सेल ही आपका साइटोप्लाज्म से भरा रहता है, राइट। तो अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल्स में ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश टू द पेरिफेरी, मतलब साइड की तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है, जबकि एनिमल सेल्स के केस में साइटोप्लाज्म फिल्म ऑलमोस्ट द एंटायर सेल। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आपसे पूछे जाएंगे, तो इन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, राइट। नाउ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? Biologists have been using the term protoplasm for a long time. By this they mean the living substance in an organism. Biologists बहुत समय से प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है। दिस लिविंग सब्सटेंस और द प्रोटोप्लाज्म इज कंटेन्ड इन द सेल, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और ये प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली सेल के अंदर होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है, और ये या तो कलरलेस होगा या हल्का ग्रेइश होगा या ब्राउनिश होगा। The chemical composition of protoplasm is very complex. It varies a little from one cell to another. Although the common elements included in the composition of protoplasm such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iron, phosphorus are the same in cell. जो केमिकल कंपोजिशन होता है प्रोटोप्लाज्म का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और एक सेल से दूसरे सेल का प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस होता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं प्रोटोप्लाज्म में वो कॉमन होती हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस पाया जाता है, जो सभी सेल्स में देखने को मिलता है। ये जो आपके एलिमेंट्स है वो किस रूप में पाए जाते हैं, या तो वाटर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स के रूप में ये आपके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं।
It is also true to say that it is impossible to make an accurate chemical analysis of protoplasm because it ceases to be protoplasm as soon as it is removed from the organism. Actually it बहुत डिफ़िकल्ट है प्रोटोप्लाज्म का एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन को पता करना, क्योंकि क्या होता है इसका एनालिसिस करने के लिए हमको उसको ऑर्गेनिज्म के बाहर निकालना पड़ेगा, और जैसे ही आप प्रोटोप्लाज्म को ऑर्गेनिज्म के बाहर निकालोगे ये प्रोटोप्लाज्म नहीं रह जाएगा क्योंकि ये डेड हो जाएगा, राइट। इसलिए इसका केमिकल एनालिसिस करना, एग्जैक्ट केमिकल एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है, राइट। तो अंदाजे हम कह सकते हैं जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म, इट इज द लिविंग मैटर, द टोटल सब्सटेंस ऑफ अ लिविंग सेल, दैट इज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। इट इज़ अ लिविंग मैटर, द टोटल सब्सटेंस ऑफ अ लिविंग सेल, दैट इज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो आपका जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब मिलकर बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर्स तो यही है। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ओके, और ये लिविंग होता है। नाउ टू डिफाइन द सेल, अब प्रोटोप्लाज्म के टर्म्स में अगर आपको सेल को डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे बोलोगे, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लिविंग सब्सटेंस एनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन विद एन एडिशनल सेल वॉल इन प्लांट सेल्स एंड हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और विदाउट इट। तो हम कह सकते हैं सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इन्हीं सेल से मिलके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, और इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि लिविंग है। ये प्रोटोप्लाज्म चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कवर रहता है। प्लांट सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, साथ में आपके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती भी है और कभी कभी नहीं भी होती है, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल की डेफिनेशन। Check the above differences in the highly diagrammatic sketches of eukaryotic cell in plants and animals and prokaryotic cells bacteria। तो हमने देखा कि हाँ ऐसे ही था कि जो तुम्हारा जो प्रोकैरियोट सेल था और उसमें तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनील्स भी थे, हैं। और तो उसमें और भले ही वो प्रोकैरियोट था या यूकैरियोट था, जो सेल के बेसिक एलिमेंट थे यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो तीनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए गए थे। यानी कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल्स, तीनों सेल्स में हमने ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर देखे कि तीनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, तीनों के पास साइटोप्लाज्म है और तीनों के पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है कि नहीं है दैट इज अनदर थिंग, लेकिन न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियर मटीरियल उनके पास रहता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। द टर्म प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स अर्ली या प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, रेफर्स टू सेल्स कंटेनिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस एज इन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है वो सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है, मतलब बहुत अर्ली स्टेज का है, बहुत सिंपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक क्या होता है, वो यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, परफेक्टली बना हुआ होता है, मतलब उसके अंदर उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होगा, उसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा और जेनेटिक मटीरियल्स भी होंगे, जैसे कि आपके प्लांट और एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होता है, यानी कि वेल डिफाइंड या ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, एक मिनट। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिफरेंस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो सबसे वैसा तरीका है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, वो हम न्यूक्लियस के बेसिस पे करते हैं। मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोट्स बोल देते हैं, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। द अर्लीस्ट प्रोकैरियोट्स एंड द सब्सिक्वेंट एडवांस टाइप यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले धरती में प्रोकैरियोट्स आए थे और फिर एडवांस होते गए और यूकैरियोट्स आ गए। अब हम पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है।
प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए इज फाउंड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक सिंगल डीएनए पाया जाता है। जबकि आपका यूकैरियोट्स में सेवरल लेंथ्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए वुड वूंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन्स। जबकि आपके यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे अलग अलग लेंथ के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उसके अंदर डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनके अलावा और कोई खास सेल ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा और राइबोसोम्स होगा। जबकि यूकैरियोट्स में इनके अलावा भी और बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, फिर लाइसोसोम है, गोल्गी एपरेटस है, ये सब। एग्जाम्पल जरूर याद रखो, पूछा जाएगा कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। आप बोल सकते हो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल है आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। जबकि यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है इग्लिना, अमीबा एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो आपसे आप ये पूछ सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स दो, तो आपको एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से प्रोग्रेस चेक दिया है, थोड़ा सा मैं सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी आप चैप्टर रीड करके सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेम द पार्ट ऑफ अ सेल इन विच मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेल का वो हिस्सा बताओ जहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है एंजाइम्स की मदद से। तो ये हिस्सा क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर अकर्स। कहाँ पाया जाता है क्रोमेटिन फाइबर? न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड, सेल्यूलोज फॉर्म्स द मेन कंपोनेंट। किस चीज़ का मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है? सेल वॉल का। ठीक है, फिर इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने को बोला है ऑर्गन और ऑर्गेनील। देखो, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स पाए वो ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे स्टमक, लिवर, हार्ट वगैरह। लेकिन सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑर्गेनील कहते हैं, क्योंकि ऑर्गन के कंपैरिजन में इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? पर्टेनिंग टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के हिसाब से देखा जाएगा तो प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नेम द सेल ऑर्गेनील्स कंसर्न विद सीक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन सीक्रेट करता है? तो अगर आपको याद है तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो गोल्गी बॉडीज़ होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड है एक तरीके का। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है? आपको पता है राइबोसोम्स सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स। फिर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम, इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहाँ होता है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सेल पार्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। फिर से उन्होंने घुमा के पूछ लिया है कि वो सेल पार्ट बताओ जो सेल्यूलोज से बना है। तो हमने देखा कि जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। नेम द सेल पार्ट विच इज फॉर्म्ड ऑफ एन इर्रेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन। तो इर्रेगुलर नेटवर्क तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट, अ क्लियर स्पेस विथ वाटर और अदर सब्सटेंस इन सोल्यूशन। वो क्लियर स्पेस जिसमें पानी और दूसरे सब्सटेंस सोल्यूशन में भरे हुए हैं वो है वैक्यूल। ठीक है, फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। अगर फॉल्स है तो फिर उसको करेक्ट भी करो। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव लार्जर राइबोसोम्स। अब हमने जस्ट अभी देखा कि नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, तो पहला वाला फॉल्स है और लार्जर की जगह आप स्मॉलर करोगे। सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ये ट्रू है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। थर्ड, अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। फॉल्स, अमीबा एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का नहीं है। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट पजेस क्लोरोप्लास्ट। ये आप मुझे बताओ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, डेफिनेट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया में होता है कि नहीं होता है? दिस इज योर होमवर्क, यू फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप पता लगाओ इसका आंसर क्या है और मुझे को कमेंट बॉक्स में आप अपने इसका आंसर लिखिएगा। फर्दर हम देखते हैं 2.11, एवरी एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब क्या होता है? जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से मिलकर बनता है, और जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो एक्चुअल में सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। इसी चीज़ को हमने अब डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं
कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी एक्टिविटी करते हैं एक्चुअल में वो सेलुलर एक्टिविटी होती है, मतलब वो एक्टिविटी सेल लेवल पर परफॉर्म होती है। जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल आर एज फॉलोज। सबसे पहले है ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू द ग्रोथ इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट हो या एनिमल्स हो, सबका साइज बढ़ता है, मतलब सब ग्रो करते हैं। तो ये ग्रो कैसे करते हैं? ये ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्स से उसकी शुरुआत होती है, एक सिंगल सेल होता है, फिर वो मल्टीप्लाई करके 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 8 बनेगा, इस तरह से वो डिवाइड होता जाता है और सेल के नंबर बढ़ते जाते हैं। और जितने सेल के नंबर बढ़ते जाते हैं उतना ही ऑर्गेनिज्म का साइज ग्रो करता जाता है। तो जो हमारी ग्रोथ जो दिखती है वो क्यों दिखती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सेलुलर एक्टिविटी हो गई। सच ग्रोथ इज द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट बॉडी सब्सटेंस एंड सेल सब्सटेंस, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट है रिपेयर ऑफ एन इंजरी और रीजनरेशन ऑफ अ लॉस्ट पार्ट एज द टेल ऑफ अ लिजर्ड इज ड्यू टू सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में कहीं पे भी आपका वेयर टियर हो रहा है, उसका रिपेयर, सपोज करो हम लोग हमारी स्किन जल गई, ठीक है ना, कुछ देर के बाद वो रिपेयर हो जाती है, या हमें कहीं चोट लग गई, थोड़े दिन के बाद वो जो घाव होता है, वुंड होता है, वो भर जाता है और हमारी स्किन फिर से नई जैसी हो जाती है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे लिजर्ड है। लिजर्ड कभी कभी डेंजर से बचने के लिए क्या करती है, वो अपनी उसकी जो टेल होती है उसको कट कर देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी फिर से नई टेल उगाती है। तो जो ये रिपेयर हुआ वो क्यों हुआ? क्यों जिस स्थान पे वो चोट लग गई थी या टेल उसकी डिटैच हो गई थी, वहाँ पर फिर से नए सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना लेंगे और टेल दोबारा आ जाती है लिजर्ड की। तो यानी कि जो रिपेयर वर्क हमारी बॉडी के अंदर होता है वो भी सेल डिवीजन की वजह से होता है। जो भी हिस्सा हमारा ख़राब हो गया होता है वहाँ पर नए सेल्स डिवाइड होकर नए बन जाते हैं। थर्ड, मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द सेल्स और द सेलुलर पार्ट। उसी तरीके से अगर हम बॉडी का मूवमेंट देख रहे हैं तो वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो सेल हैं या सेल के पार्ट है वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से मूवमेंट होता है। जैसे कि जो एनिमल होता है वो वॉक करता है, रन, जंप, स्विम और फ्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो मसल्स की मदद से हम लोग चल पाते हैं, कूद पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। तो ये मसल्स क्या है? मसल्स के अंदर भी तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स ही हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। विच मूव्स द बोन्स फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड सेल सिक्रीशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से मिलके बनते हैं और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी बोन्स मूव होती हैं, और बोन्स भी किससे बनी हैं? सेल से और सेल सिक्रीशन से। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो ड्यू टू मसल एंड बोन सेल्स। Even the flow of blood in blood cells and the passage of food in the gut are the result of muscle cell contraction। यहाँ तक कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है या हमारे इंटेस्टाइन गट में जो फूड पास हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, वो भी क्यों आता है? क्योंकि आपने देखा है कि एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, यानी कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है, जिसकी वजह से फूड आपका नीचे नीचे खिसकता जाता है। यानी कि जो मसल सेल्स पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फूड आपका एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ बढ़ता है, राइट। तो मूवमेंट भी आपका सेल्स की वजह से होता है। उसी तरीके से आपने देखा कि बर्ड्स फैदर्स की मदद से फ्लाई करते हैं, लेकिन आखिर ये फैदर्स बने किससे होते हैं? तो ये भी तो सेल से ही बने होते हैं। तो अल्टीमेटली फ्लाई भी आप किसकी वजह से कर रहे हो? सेल्स की वजह से। उसी तरीके से आपने देखा है कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी अगर पंखुड़ी को उसकी अगर पत्तियों को छुओगे तो सारी पत्तियाँ ड्रूप हो जाती हैं, सारी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में छुई मुई भी बोलते हैं। तो जो तुम्हारे सेंसिटिव प्लांट या टच मी नॉट जो प्लांट होता है, तो जैसे उसको टच करते हो तो वो क्या होता है, उसकी सारी की सारी पत्तियां अपने आप से बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो टिप में, उसकी लीफ के बेस में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी पत्तियों को बंद कर देते हैं। तो ये भी एक सेलुलर एक्टिविटी है। The drooping of leaves of the sensitive plant on touching and their subsequent recovery to stand out is due to the activity of the cells at the base of leaves। तो इनकी पत्तियों के बेस में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हीं की वजह से वो पत्तियाँ ड्रूप होती हैं, मतलब बंद हो जाती हैं, और उन्हीं की वजह से ये दोबारा खुल जाती हैं। Next, in plants, the bending movement of roots towards the gravity, water or gravity, or movement of stem towards the light or away from gravity are due to the activity of cells अनइक्वल ग्रोथ इन द सेल्स। उसी तरीके से आप देखते हैं प्लांट के केस में रूट्स जो होती है वो ग्राउंड के अंदर की तरफ जाती हैं ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाती है, जबकि स्टेम ग्रेविटी के अपोजिट जाती है और वो बाहर ग्राउंड के अवे फ्रॉम ग्राउंड जाती है। तो ये भी जो होता है आपका कि रूट ग्राउंड के अंदर की तरफ ग्रो करेगी और स्टेम ग्राउंड के बाहर की तरफ ग्रो करेगी, ये भी तुम्हारी अनइक्वल ग्रोथ इन सेल्स की वजह से होता है,
Last, closing of stomata of leaves at night and opening of petals and flowers in a flower are all due to the changes in the water content of the cell. उसी तरीके से आप देखते हो रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, या जो तुम्हारे फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो खिल जाते हैं या बंद हो जाते हैं. वो कैसे होता है? जब उनमें वाटर कंटेंट की मात्रा चेंज होती है, यानी कि वो भी सेल की ही एक्टिविटी है. तो आपने देखा कि जो मूवमेंट होता है, किसी भी प्रकार का आप मूवमेंट की बात कर लो, वो भी ड्यू टू सेल एक्टिविटी होता है. नेक्स्ट है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन. जो चीज़ हम भी खाते हैं और जितना भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है. होता ज़रूर बहुत सारे स्टेप्स में है, लेकिन ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल सेल्स ही होते हैं इसके लिए. फीडिंग एंड न्यूट्रिशन हैज़ मैनी स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज द रिजल्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी. Sensory cells of the tongue taste the food and muscle cells of the jaws of the tongue help in chewing and swallowing. The cells of the digestive glands secrete enzymes to digest food. The cell of the inner lining of the intestine absorb digested food. And extra food is stored as fat in fat cells and as glycogen in liver cells. देखो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप देख रहे हो, जैसे आपने जैसे मुंह में खाना डाला, आपके टंग में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो फूड को टेस्ट करते हैं. फिर जॉज में जो मसल सेल्स होते हैं वो फूड को चू करने में और सॉलो करने में मदद करते हैं. अब तुम्हारा जो खाना है आपने सॉलो कर लिया, वो अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ गया. अब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड अलग अलग एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और इस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. एक बार खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर फाइनली इस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी निकलती है और एक्स्ट्रा फूड जो भी होता है वो फैट सेल्स फैट के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में लिवर सेल में स्टोर कर देते हैं. राइट. तो आपने देखा कि फूड और न्यूट्रिशन भी आपका सेलुलर एक्टिविटी है. उसी तरीके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी सेलुलर एक्टिविटी है. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड मूवमेंट ऑफ अदर फ्लूइड्स इन द बॉडी आर थ्रू फोर्सेस सेट अप बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स ऑफ द हार्ट और अदर पार्ट्स. जो ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है वो क्यों करता है? क्योंकि आपके हार्ट आपका पंप करता है, और हार्ट में क्या होती है? हार्ट की मसल सेल्स होती हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं रेगुलर, जिसकी वजह से ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और हार्ट एज अ पंप बिहेव करता है. तो ये भी सेलुलर लेवल पे ही ये एक्टिविटी होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड सेल्स. जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी वो लंग्स में आ गई. अब लंग्स से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. और ब्लड किससे बना हुआ है? ब्लड सेल से. जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं इसके अंदर वो क्या है? ब्लड के कार्पोसल्स ही तो हैं. Next, the body protects itself from disease germs through the certain cells WBC which devour the germs or which gives out antibodies and antitoxins to kill them or to neutralize their effect. उसी तरीके से हम जो सेल होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से भी. जब भी कोई जर्म हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक फाइटर सेल्स होते हैं जिसको हम WBC या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो ब्लड में पाए जाते हैं. वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन फॉरेन सब्सटेंस को नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं. ठीक है ना. एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स बना के और फिर इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो एक तरीके से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी सेल्स की वजह से होता है. वो सेल कौन से हैं? WBCs. Next, we see, hear, smell, taste or feel the sensation of touch, pain, heat, cold, etc. through senses cell. हमको दुनिया भर के सेंसेशंस होते हैं, और जैसे कि सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और ये क्यों होते हैं? सेंसरी सेल्स की वजह से. क्योंकि इन सारे सेंसरी ऑर्गन्स में सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि इन सेंसेस को महसूस करते हैं, और ये जो इम्पल्स होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं और हम इंटरप्रेट कर पाते हैं कि हमको किस प्रकार का सेंसेशन हो रहा है. द ब्रेन ऑर्डर्स मसल टू कॉन्ट्रैक्ट और अ ग्लैंड to secrete through its cells response. The memory and the capacity to solve problem are also due to the activity of the cell. तो कभी भी कोई जो सेंसरी स्टिमुलस जब ब्रेन तक पहुंचता है तो वो रिस्पॉन्स देता है और मसल्स या ग्लैंड को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करने को या सब्सटेंस को सीक्रेट करने को, ताकि आपकी ये चीज़ जो भी आपको सेंसेशन हुआ है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होता है आपकी बॉडी में. राइट. उसी तरीके से आपकी मेमोरी जो होती है या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते हो, वो क्यों कर पाते हो? क्योंकि ब्रेन के अंदर वैसे सेल्स पाए जाते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी को सॉल्व करता है. इसी तरीके से 9th पॉइंट है, वी मेंटेन आवर बॉडी हीट थर्मोरेगुलेशन बाय सेलुलर एक्टिविटी एंड वी कूल इट व्हेन हॉट बाय स्वेटिंग फ्रॉम ग्लैंड सेल्स इन द स्किन. आपको पता है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को एक हद तक मेंटेन कर सकते हैं, है ना,
बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है, जनरेट होती है, तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए हमें स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। तो हमारी जो स्किन में जो ग्लैंड सेल्स हैं वो स्वेट ग्लैंड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो आते हैं और स्वेट सिक्रीट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो पसीना तो बाहर निकलता है, मतलब स्वेट तो बाहर निकलता है, साथ साथ में स्वेट में पानी के साथ साथ वो बॉडी के अंदर की जो एक्स्ट्रा हीट है उसको भी एब्जॉर्ब करके बाहर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है और शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो स्वेट सेल्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो थर्मो रेगुलेशन भी एक सेलुलर एक्टिविटी हुई। ठीक उसी तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म अपने यंगर वंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जैसे एग्स प्रोड्यूस करेंगे या बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, या प्लांट्स में सीड्स होते हैं जैसे नया पौधा निकल आता है। तो ये सब भी तो क्या एग सेल्स की एक्टिविटी है ना। एग और स्पर्म सेल्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसी तरीके से इन प्लांट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू रूट सेल्स। जैसे तुम्हारे जो प्लांट सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो किसकी मदद से कर रहे हैं, रूट में पाई जाने वाले सेल्स की मदद से कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो एक्चुअल में वहाँ के सेल रिस्पॉन्सिबल है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और जिसकी वजह से वो लगता है कि ऑर्गेनिज्म ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी है, एक्चुअल में वो एक्टिविटी सेलुलर लेवल पर हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि जितना भी फंक्शन परफॉर्म करता है और लिविंग बीइंग वो सेल की वजह से परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके पास वो वाले सेल्स होते हैं जो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केपेबल होते हैं। द स्टेम सेल्स कंडक्ट द फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। तो जिस तरह से आपकी रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसी तरीके से तुम्हारे स्टेम में जो सेल्स होते हैं अब इस पानी को और फूड को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी तरीके से तुम्हारे लीफ में क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और फूड का प्रोडक्शन करते हैं। उसी तरीके से फ्लावर्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर की वजह से, या उनके कलर कहाँ से आता है, उनके पेटल्स में सेल्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट कलर होता है, और इस कलर की मदद से फ्लावर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन को के लिए। या फिर फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है, वो नेक्टर कैसे बनता है, सेल्स होते हैं जो कि नेक्टर बनाते हैं और इस नेक्टर की वजह से इंसेक्ट्स पास में आते हैं और पॉलिनेशन होता है, तो वो भी एक सेलुलर एक्टिविटी हुई। The mango seed produces a mango plant and hen's egg produces a hen, and similarly the transmission of parental features to the young ones inheritance is also dependent on what the germ cells egg and sperm carry with them। ठीक इसी तरीके से आम के बीज से आम का पेड़ निकलता है, मुर्गी के अंडे से मुर्गी बनती है, या माँ बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में जाते हैं, तो इस सब के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और जर्म सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एग जो फीमेल में पाया जाता है और स्पर्म जो मेल में पाया जाता है। तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट कैरीड आउट बाय द सेल्स। तो ये तो इन्होंने 11-12 एग्जाम्पल्स दे दिए। आप किसी भी एक्टिविटी के बारे में सोच लो जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे हो रही होगी, मतलब कोई ना कोई प्रकार के सेल उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे। बट सेल्स ऑफ कोर्स आर स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, और अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो सेकंड चैप्टर है आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट में प्रोग्रेस चेक है, जरा इसको और हम देखते हैं। उसके बाद अगर आप तीनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पूछिए। फर्स्ट मैचिंग है रिपेयर। तो रिपेयर कैसे होता है, बाय सी इसका सही आंसर होना चाहिए, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता है तो हमारा बॉडी पार्ट रिपेयर हो जाता है। कूलिंग ऑफ बॉडी किसकी वजह से होती है, डी ग्लैंड सेल्स गिव्स आउट स्वेट फॉर इवेपोरेशन, जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाती है। थर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होता है, सेल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से, तो ए ऑप्शन होगा थर्ड का। और फोर्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज कब होता है, जब सेल्स जर्म्स को खा जाते हैं, सेल्स डेवोर जर्म्स, यानी कि ऑप्शन बी, राइट। फिर नेक्स्ट पूछा गया है विच सेल ऑर्गेनील इज द की टू द लाइफ ऑफ द सेल, है ना, बताओ कौन सा सेल ऑर्गेनील है, फाइंड आउट करो। हाउ डू यू से दैट सेल ऑल्सो हैज अ लाइफ स्पैन एंड डेथ लाइक एन ऑर्गेनिज्म। आप कैसे बोल सकते हो कि सेल की भी एक लाइफ स्पैन होती है और डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की। हमने पढ़ा है कि सेल बनते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर मैच्योर करते हैं, फिर वो डाई हो जाते हैं, है ना, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग होता है।
all organisms secrete all organisms excrete. Does an individual cell also do it? Yes. Give an example. तो ये एग्जाम्पल आपको देना है, मैंने चैप्टर आपको समझाया है, फिर से वीडियो देखो और इन 2, 3, 4, 5 के आप आंसर्स फाइंड आउट करो. एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड. डज द सेल ऑल्सो नीड फूड? येस. हाउ? यू एक्सप्लेन. राइट. तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. इसमें इस चैप्टर में एक छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन चूंकि दिया है तो मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ. आपने बहुत सुना हुआ होगा स्टेम सेल्स के बारे में. क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि नॉर्मली वो जो हील नहीं होती हैं, उसमें स्टेम सेल्स बहुत काम में आते हैं. क्या होता है स्टेम सेल्स? अ पॉपुलर मॉडर्न टर्म स्टेम सेल्स इज बिकमिंग वेरी फैमिलियर इन मेडिकल साइंस. What does it actually mean? Stem cell is an undifferentiated cell in the embryo or adult which can undergo unlimited divisions and can give rise to one or several different cell types. एक्चुअली क्या होता है, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं. मतलब अभी क्या होता है, जब पहले तो सेल सारे एक जैसे बनते हैं, जैसे जैसे मतलब जो फीटस है वो ग्रो करने लगता है तो सेल ना डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगता है. राइट. लेकिन अगर सेल तुम्हारे उस स्टेज पर हैं जब वो अनडिफ्रेंशिएटेड हैं एम्ब्रियो में या एडल्ट में, तो वो अनलिमिटेड बार डिवाइड होके वो नए सेल्स बना सकते हैं और वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. इसलिए आजकल क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स कहलाते हैं. और अगर बाई चांस आगे भविष्य में उस बच्चे को या उस बच्चे को पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि फैटल है ना, तो ऐसी बीमारियों को क्योर करने के लिए स्टेम सेल्स बहुत काम में आते हैं. द स्टेम सेल, क्योंकि वो स्टेम सेल क्या होता है, जो भी हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया है उसके सेल्स बनने बंद हो गए हैं, हम स्टेम सेल्स की मदद से उस ऑर्गन के नए सेल्स बना सकते हैं और फुली वो ऑर्गन ग्रो कर सकता है. द स्टेम सेल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड. 2 कैटेगरी में स्टेम सेल्स को क्लासीफाई किया है. एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, सबसे अच्छे तो ये होते हैं क्योंकि ये ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो किसी भी रूप में डेवलप हो सकते हैं और किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं. अप टू सर्टेन स्टेज एवरी एम्ब्रियोनिक सेल कैन डेवलप इनटू एनी टिश्यू, जिसको प्लूरीपोटेंट भी कहते हैं. एग्जाम्पल दे में रिस्टोर डैमेज हार्ट. मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी टिश्यू में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हार्ट ख़राब हो गया है और अगर उसके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है तो नया हार्ट बन सकता है इन स्टेम सेल्स की मदद से. राइट. तो देखो इतना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट होते हैं टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स. अब ये सेकंड स्टेज है, मतलब आपके जो सेल्स हैं वो इतने ग्रो हो गए हैं कि अब उनका रोल डिफाइन हो गया है कि भाई ये वाले जो सेल्स हैं वो यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो अगर सपोज करो कि वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हैं और उसी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स शरीर में आ गई है तो आप उस टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स को लेकर वो टिश्यू को आप रिपेयर करा सकते हो. देखो, द एम्ब्रियोनिक सेल्स रीच अ स्टेज व्हेन द बॉडी बिकम्स डेस्टाइन्ड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टिश्यू सच एज नर्व और द ब्लड टिश्यू ऑल्दो नॉट येट डिफरेंशिएटेड. सपोज करो कि तुम्हारे जो सेल्स एम्ब्रियोनिक सेल्स इतने ग्रो हो गए कि वो पर्टिकुलर टिश्यू बनने के लिए तैयार हो गए हैं, या तो नर्व सेल्स बन सकते हैं या ब्लड टिश्यू बन सकते हैं, लेकिन अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं. तो ऐसे जो सेल्स होते हैं वो हमारी लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में पाए जाते हैं और इसके अंदर हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं. अगर सपोज करो ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको अगर डाल दिया जाए तो ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे. उसी तरीके से इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जिसको हम आईपीएस भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू सम न्यू रिसर्चर्स ऑर्डिनरी ह्यूमन स्किल सेल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल. इस टेक्निक में जो हमारे ऑर्डिनरी स्किन सेल्स होते हैं उसको हम कुछ केमिकल्स के द्वारा प्लूरीपोटेंट सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इस तरीके से हम टाइप 1 डायबिटीज़, अगर किसी को बाय बर्थ किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हम इन आईपीएस सेल्स की मदद से उसके जो पेनक्रियाज हैं उसके बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी टाइप 1 डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं. द वर्ड स्टेम हैज़ न्यूमरस मीनिंग, वन ऑफ विच इज़ अ लाइन ऑफ एंसेस्ट्री और टू मेक हेडवे. दिस एस्पेक्ट दैट इज हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेम सेल. स्टेम सेल जो है, स्टेम का मतलब बहुत सारा होता है ना, लाइन ऑफ एंसेस्ट्री में तो आगे जो आपकी जनरेशन आएगी वो, या आगे की तरफ बढ़ना भी स्टेम होता है ना. तो इसी से ये स्टेम सेल्स आया है. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल थी थामीरा चेन्नई की, उसको ना एक सीरियस जेनेटिक ब्लड डिजीज़ हो गई थी जिसको थैलेसीमिया कहते हैं. थैलेसीमिया जो बीमारी होती है उसमें ब्लड्स नहीं बनते. इसकी वजह से क्या होता है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है.
जो कि बहुत कॉस्टली भी है और पेनफुल प्रोसेस भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसका डॉक्टर ने इसका एक तरीका निकाला है, जिसको थैलेसीमिया है उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप सेकंड बेबी भी प्लान करो। जब सेकंड बेबी प्लान होता है तो उस सेकंड बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में जो स्टेम सेल्स होते हैं, उन स्टेम सेल्स को डॉक्टर्स निकालते हैं और फिर जो पेशेंट होता है जिसको थैलेसीमिया की शिकायत होती है, उसके अंदर ये स्टेम सेल्स डाल दिए जाते हैं। जब ये स्टेम सेल्स उसकी बॉडी में जाते हैं तो क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी फिर से नए ब्लड सेल्स बनाने लगती है और थैलेसीमिया जैसी बीमारी से वो उसकी थैलेसीमिया जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। तो सोचो कितने यूज़फुल हैं। आपने कभी किसी मूवी में भी देखा होगा कि वो कहेंगे कि नहीं अरे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमारी होगी है, इसका बचने का एक ही उपाय है कि जो दूसरा बेबी होगा उसके स्टेम सेल्स जब इसमें इंजेक्ट किए जाएंगे और तब इसका वो बीमारी क्योर होगी। तो एक्चुअली वो जो चीज़ बता रहे होते हैं वो यही स्टेम सेल्स बता रहे होते हैं। A 9-year-old girl Thamina from Chennai was cured of a serious genetic blood disease thalassemia through the stem cells taken from the umbilical cord during the birth of their 9-year younger brother। जब उसका 9 साल छोटा उससे भाई हुआ, उसके स्टेम सेल्स लिए गए उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से और इस 9-year-old गर्ल के अंदर डाले गए। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया हैव टू रेगुलरली टेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम उसके छोटे भाई बहन के स्टेम सेल्स निकाल के उसके बॉडी के अंदर डाल दें तो थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैंने 3 वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर में। तीनों वीडियो में मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया है और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। आप तीनों वीडियोस देखिए, चैप्टर रीड करिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू।